मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। डोंगरी पुलिस स्टेशन में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रणबीर लखा बैठा हुआ था। उमूमन वो थाने में बैठा सिर्फ ऊँघा करता था, लेकिन आज वो पूरी तरह जागा हुआ था। इंस्पेक्टर ने हेड कांस्टेबल दिलीप की धीमी धीमी आवाज पर कान लगा रखे थे, जो एक बेकरी मुलाजिम की शिकायत दर्ज करने में मसरूफ था। बेकरी के इस मुलाजिम को महज इस बात पर बेरहमी से पीटा गया था कि उसने एक मकामी सूदखोर आसिफ खान को कर्ज की माहाना किस्त जरा देर से पहुंचाई थी। उसे इस कदर मारा गया था कि वो मरते मरते बचा था। उस दोपहर दर्ज करवाई जाने वाली ये तीसरी शिकायत थी। इंस्पेक्टर लखा बड़ी बारीक बीनी से इस बात पर गौर कर रहा था कि इन सूदखोरों ने किस खूबी के साथ सिविलियन लोगों और पुलिस के हल्के में एक जाल बना रखा है। आम शहरियों और वर्करों से लेकर बड़े ताजिर भी उनसे सहमे रहते थे। डोंगरी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर लखा की ये दूसरी बार ड्यूटी लगी थी और सिर्फ 1960 से अब तक ये लोग इतनी ताकत पकड़ चुके थे। इस मसले पर ध्यान देते हुए अचानक ही उसके जहन में एक ख्याल आया कि इस मसले से निकलने की एक सूरत हो सकती है। उसने कांस्टेबल गोगटे को बुलाया और उससे कहा कि मुसाफिर खाने की पखमोडिया स्ट्रीट जाना है, वहाँ इब्राहिम कास्कर को पैगाम दे दो कि जब उनके लिए मुमकिन हो मुझसे मिल लें। गो के इब्राहिम भाई महज क्राइम ब्रांच के एक हेड कांस्टेबल के तौर पर रिटायर्ड हुए थे, लेकिन इलाके में उनका असर व रसूख किसी डीसीपी या बड़े सोशल वर्कर से भी ज्यादा था। इब्राहिम भाई हमेशा जरूरतमंद और सताए हुए लोगों की मदद के लिए तैयार रहते, इसलिए उन्होंने अपने महकमे से अच्छे रवाबित अभी तक कायम रखे हुए थे। इब्राहिम कास्कर पुलिस स्टेशन आए और इंस्पेक्टर लखा के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। हाल अहवाल पूछने के बाद लखा जल्द ही काम की बात पर आ गया। इब्राहिम भाई, ये क्या हो रहा है? करीम लाला से बात करो, कुछ करना पड़ेगा। इन सूदखोरों की हरकतें हद से बाहर हो गई हैं। इब्राहिम कास्कर आगे की जानिब हुए और कहने लगे, साहब मैं बात करता हूँ। करीम भाई से पहले भी कहा है मैंने, वो बहुत कायदे के आदमी हैं, वो मेरी बात कभी नहीं टालते। ये दूसरे लोग हैं जो उनकी भी नहीं सुनते। बहरहाल मैं कुछ करता हूँ, जो भी बन सके। इब्राहिम भाई से बात करने के बाद इंस्पेक्टर लखा को कुछ इत्मीनान सा हुआ। दूसरे पुलिस वाले उन लोगों से उलझने से घबराते थे, लेकिन इब्राहिम भाई की दीगर समाजी हलकों की तरह उनमें भी इज्जत थी। सूदखोरों का ये गिरोह, जिनमें ज्यादातर हिंदुस्तानी पठान थे, उन दिनों शहर पर राज कर रहा था। उन्होंने पूरे माशरे पर अपनी धाक बिठा रखी थी। उनके लिए कानून, पुलिस और हुकूमत बेमानी थे। वो सिर्फ पैसे और ताकत को अहमियत देते और उसी जबान को समझते। जैसा कि करीम लाला कहा करते थे, दुनिया को मुट्ठी में रखना सीखो, हाथ खोलो सिर्फ पैसा लेने के लिए। लखा जानता था कि इब्राहिम भाई ने जो बात कह दी है सो कह दी। उन्होंने उन लोगों को समझाने की हामी भर ली थी। ऐसा कई मर्तबा हुआ कि हालात खराब होने के बाद इब्राहिम भाई को बीच में डाला गया तो काफी अरसा सुकून और अमन से गुजरा। आज इंतजामिया वाले भी पुलिस पर उंगली उठा रहे थे कि पुलिस कुछ नहीं करती और करती है तो सिर्फ जुल्म, लेकिन इस मर्तबा इब्राहिम भाई भी नाकाम होते नजर आ रहे थे। इस गिरोह का जुल्म रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा था, बल्कि उनकी दादागिरी अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक मर्तबा हमीद खान पठान को डोंगरी बुलाया गया। हमीद खान 6.5 फुट का और मजबूत जिस्म का मालिक था। उसके चलने से ही इर्द गिर्द के लोग खौफ के मारे रास्ता छोड़ दिया करते थे। इसके अलावा अमीरजादा आलिमजेब और उसके भाई भी आहिस्ता आहिस्ता खौफ की अलामत बनते जा रहे थे। हमीद खान ने थाने में आते ही स्टेशन हाउस ऑफिस की टेबल तोड़ डाली। उसने इंतहाई बड़े साइज की इस टेबल को सर से ऊपर उठाया और जमीन पर दे मारा। तमाम सिपाही और अफसरान सहमे हुए तमाशाई बने खड़े थे। इंस्पेक्टर लखा को अंदाजा हुआ कि इब्राहिम भाई के साथ उसकी मीटिंग नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी। इंस्पेक्टर लखा को अंदाजा था कि वो अपने थाने की हुदूद का कंट्रोल खोता जा रहा है और ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा न था। कभी भी किसी भी वक्त उसे वहां से किक आउट किया जा सकता था। अभी वो इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने में मसरूफ था कि दरवाजा खुला और हवा की मानिंद इकबाल नातिक उसके सामने आ खड़ा हुआ। 35 साला नौजवान मोहम्मद इकबाल नातिक बम्बई शहर में रातों रात नाम पैदा करने वाला सहाफी था। उन दिनों सहाफत भी बम्बई शहर में अपने अहदे तफूलियत में थी। अलबत्ता शहर में मुनासिब तादाद में अखबारात और रसाइल की कभी कमी भी न हुई थी। मशहूर अखबारात में बतौर फ्रीलांस जर्नलिस्ट काम करने के बाद बिलाखिर नातिक ने 1969 में डोंगरी से अपने अखबार का आगाज किया था। अखबार शुरू करते वक्त उसकी उम्र महज 26 बरस थी। 2 साल के अंदर अंदर नातिक ने खुद को एक कामयाब एडिटर और अखबार का मालिक मनवा लिया था। नातिक की सिफारती और आला हुकूमती हलकों तक रसाई हो चुकी थी। राजदार एक सनसनीखेज अखबार था जिसमें बड़े बड़ों की पोलें खोली जाती थी।
नातिक किसी भी सीनियर अफसर के कमरे में बिन बुलाए घुस जाया करता था। वो किसी भी माफिया के खिलाफ लिखने से नहीं घबराता था, हत्ता कि मौत के खौफ को भी उसने बालाए ताक रख दिया था। एक शख्स जो कि सरेआम उसकी तारीफ करता था और उसे अपना दोस्त कहता था, वो दाऊद इब्राहिम था। दाऊद अपने दोस्तों से कहा करता था कि बंदे में दम है। नातिक और दाऊद दोनों का ताल्लुक रत्नागिरी से था, लेकिन आबाई गांव एक होने से ज्यादा उनमें कदर मुश्तरक बेखौफी थी। नातिक की नजर में दाऊद बड़े डॉन यानी बाशु दादा, हाजी मस्तान और करीम लाला के लिए खतरा था। नातिक इंस्पेक्टर लखा के पास उस वक्त से आया जाया करता था जब वो क्राइम रिपोर्टर था, लेकिन आज लखा को देखकर नातिक को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। दुआ सलाम के बाद इकबाल ने कहा, क्या बात है साहब, आपकी बदली के ऑर्डर निकले हैं या कुछ और बात है? लखा ने बड़ी अफसुर्दगी के साथ जवाब दिया, यहाँ कुछ अलग होता है क्या? इन सूदखोरों ने नाक में दम कर रखा है, या तो किसी न किसी को पीट डालते हैं या फिर आपस में लड़ते हैं। नाक में दम कर दिया है इन लोगों ने। इकबाल मुस्कुरा दिया और कुर्सी पर टेक लगाते हुए बोला, साहब शोले। इंस्पेक्टर लखा ने कहा, शोले? दिमाग घर पर छोड़ा हो क्या? इकबाल के चेहरे पर हंसी की जगह अब पुरस्कारियत छा रही थी। उसने कहा, लोहा लोहे को काटता है। ये वो मशहूर डायलॉग थे जो फिल्म शोले में ठाकुर बलदेव सिंह ने बोले थे। अब इंस्पेक्टर लखा को बात कुछ समझ आने लगी थी। इंस्पेक्टर ने कहा, मगर इन लोगों से उलझेगा कौन? इकबाल नातिक ने बड़े ही एतमाद के साथ कहा, है एक लड़का, दाऊद इब्राहिम कास्कर। ये सुनते ही इंस्पेक्टर को झटका सा लगा और उसने अपनी कुर्सी पर पीछे होते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है इब्राहिम भाई का लड़का? ना बाबा ना। अच्छा फिर? इकबाल ने कहा और कुर्सी से उठ गया। जाने से पहले कहने लगा, मोहल्ले में सबको पता है, बहुत हिम्मत है उसमें। अब लखा के सोचने की बारी थी। वो इब्राहिम भाई के बेटे को एक जज्बाती लड़के की हैसियत से जानता था, इसलिए ये बात उससे हजम नहीं हो पा रही थी। वो उनका मुकाबला कैसे कर सकता था? वो गलियों में घूमने वाला 20-22 साल का एक लड़का था। कभी गली मोहल्ले में इधर उधर झगड़ा वगड़ा हो गया और बस इसी सोच में गुम इंस्पेक्टर सोचने लगा कि इकबाल का दिमाग चल गया है। ये कोई बॉलीवुड की फिल्म तो नहीं कि एक लड़का इतने बड़े डॉन से टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाए। इंस्पेक्टर ने इस ख्याल को हंसी में उड़ा दिया। दिन गुजरते रहे और इंस्पेक्टर लखा बिगड़ते हालात से मजीद परेशान होता रहा। फिर एक दिन इंस्पेक्टर ने बड़ा ही अजीब मंजर देखा। डूंगरी में मामूल की सुबह थी और वो दौरे पर था। लखा खड पारसी से जे अस्पताल की जानिब आते हुए ट्रैफिक जाम में फंस गया था। तमाम गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं। पुलिस मोबाइल के निकलने का भी कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। गुस्से के आलम में इंस्पेक्टर लखा गाड़ी से बाहर निकला और ट्रैफिक जाम की वजह मालूम करने के लिए आगे बढ़ा। उसने देखा कि रोड पर लोगों का एक मजमा लगा हुआ है। जब मजमे ने देखा कि इंस्पेक्टर उनकी जानिब बढ़ रहा है तो वो थोड़ा इधर उधर हो गए। लखा ने जो कुछ देखा उसने उसे वर्ताए हैरत में डाल दिया। एक शख्स बुरी तरह जख्मी था। उसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म से खून निकल रहा था। एक लड़का कभी उसे दाएं कभी बाएं और कभी आगे और पीछे से मार रहा था। जब उसने इतने ताकतवर और कदावर शख्स को, जो एक मशहूर सूदखोर था, एक 20 साल के छोटे कद के लड़के से इस बुरी तरह पिटते देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। इंस्पेक्टर लखा को इस सूदखोर से कोई खास हमदर्दी तो न थी, लेकिन इस तरह उसे सरेआम पिटता देखकर उसे उस पर तरस आ गया और उसने आगे बढ़कर लड़के को रोका और कहा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर कहा, दाऊद इब्राहिम कास्कर, पुलिस वाले का बच्चा हूं मैं। पुलिस इंस्पेक्टर रणबीर लखा तो जैसे अपनी जगह जम सा गया। उसके जहन में एक लफ्ज घंटी की मानिंद बज रहा था, शोले। जल्द ही उसने दाऊद को मजमे से बाहर निकाला। उसे यूं लगा जैसे उसकी किस्मत खुल गई हो। अब उसके जहन में इकबाल नातिक के मंसूबे के सिवा और कुछ न था। खुद को जरा संभालते हुए लखा ने दाऊद से कहा, चलो गाड़ी में बैठो। दाऊद ने शक्की अंदाज से इंस्पेक्टर को देखा, लेकिन खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते हुए दाऊद ने एक लड़के से कहा, घर पे बोल देना थोड़ा लेट हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर ने कहा, ऐसे लोगों से लड़ने का बहुत शौक है तुम्हें? दाऊद ने कहा, शौक नहीं, जरूरत है। लड़ेंगे नहीं तो मिट जाएंगे। इंस्पेक्टर बोला, ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि तुम्हारी लड़ाई हमारे काम भी आ जाए? दाऊद ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर बोला, वो जो तुम कर रहे हो, कानून हाथ में लिए बगैर कानून की मदद करो। इन लोगों को अपने काबू में कर लो। तुम मेरा ये काम करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसके बाद सारे रास्ते खामोशी ही रही। फिर दाऊद इब्राहिम ने कहा, ठीक है साहब, गाड़ी रोक दो, मेरा घर आ गया है, सोच कर बता दूंगा। जीप जे अस्पताल के नुक्कड़ पर रुकी और दाऊद इंस्पेक्टर को हाथ हिलाकर घर चला गया। अयूब लाला और उसके दीगर कबील के दीगर गुरोहों की दादागिरी का अंदाज सहाफी इकबाल नातिक को एक नजर न भाता था। दाऊद के नजदीक नातिक हिम्मत और जुर्रत का पैकर था। वो अमीरजादा, आलमजेब, अयूब लाला और सईद बाटला जैसे लोगों में उसी शान से रहता जैसा कि उसको रहना चाहिए।
बल्कि इकबाल का रवैया उन लोगों से जारहाना था और वो अक्सर अपनी सहाफत के जरिए उनके करतूतों का पर्दा चाक करता रहता था। लेकिन नातिक बहादुरी और लापरवाही में फर्क नहीं कर पा रहा था। बिलाखिर सच को सामने लाने की उसकी ख्वाहिश उसे बहुत दूर ले गई। अब दाऊद नातिक के लिए बहुत सी कहानियों का जरिया था। दाऊद के लड़के गली मोहल्ले की इंटेलिजेंस पर लगे रहते। वो लोग पान की दुकान पर होने वाली गुफ्तगू और इधर उधर की कहानियों को नातिक तक पहुंचाने लगे। अक्सर नातिक को ऐसी कहानियां भी मिलती जिनकी तौसीक करना मुमकिन न होता, लेकिन नातिक दाऊद के एतबार पर इन कहानियों को भी अपने अखबार की हेडलाइंस में जगह देता। नातिक पर कभी कोई मुकदमा तो कायम न हुआ, लेकिन बीआईटी कंपाउंड में बैठक लगाने वाले पठानों के ग्रोह की जानिब से उसे अक्सर धमकियां मिलती रहती थी। पुलिस और प्रेस की हमनवाई ने अब दाऊद को काफी ताकतवर बना दिया था। दाऊद जानता था कि जब तक उसने बाशु का किस्सा तमाम न किया उसे कामयाबी हासिल नहीं होगी। वो लाजिमन इलेक्शन जीत जाता और बाशु दादा की हिमायत के बगैर इलेक्शन जीतने का सवाल पैदा नहीं हो रहा था। मौलाना ज़ियाउद्दीन बुखारी की मिसाल बाशु दादा के असर रसूख पर गवाह थी। अब दाऊद सोच रहा था कि उसे भी बाशु दादा की तरह जोर बाजू और सियासी कुव्वत को मिलाना होगा। दाऊद ने नातिक को लोकसभा का इलेक्शन लड़ने का मशवरा दिया। सियासी अज़ाइम की बुनियाद कभी भी मफरूजात पर नहीं रखनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि नातिक एक मंजा हुआ सहाफी था और उसकी जिंदगी का ये रूप अवाम में उसकी मकबूलियत का बायस भी था। इसी जोम में नातिक ये समझ बैठा कि वो इंतखाबात भी जीत सकता है। लिहाजा उसने 1977 में लोकसभा के छठे आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। दाऊद का ख्याल था कि अपने लड़कों के जरिए वो नातिक की हिमायत करके उसे इंतखाबात जितवाने में कामयाब हो जाएगा। ये इंतखाबात दाऊद के लिए मुस्तकबिल का डॉन बनने की ज़िम्न में एक इम्तिहान की हैसियत रखते थे। ताहम नातिक ये इलेक्शन बुरी तरह हार गया और उसे सिर्फ 800 वोट मिले और उसके मुकाबले में राजा रतन सिंह गोखलास, जिसका ताल्लुक भारतीय लोक दल से था, बड़ी आसानी के साथ इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गया। नातिक की हार ने दाऊद को ये यकीन दिला दिया कि वो अब भी इस मकाम से कोसों दूर है जहां पहुंचना उसकी ख्वाहिश है। अब उसे अपने मकाम तक पहुंचने के लिए मुसलसल और अनथक मेहनत की जरूरत थी। नातिक ने भी पहली मर्तबा इंतखाबात में हिस्सा लिया था, गालिबन इसीलिए वो एक अच्छा उम्मीदवार साबित न हो सका। लेकिन नातिक ने यह बात ठान ली कि अगली मर्तबा कामयाबी जरूर उसके कदम चूमेगी। लेकिन अब नातिक की दुश्मनियां भी हद से बढ़ने लग गई थी। अयूब लाला और सईद स्मगल शुदा अशिया एक गेस्ट हाउस के करीब ही कहीं छुपा कर रखा करते थे। एक दिन उन्होंने आते जाते देखा कि गेस्ट हाउस में एक लड़का अपनी बीवी के साथ रहता है। एक रात ये लोग गेस्ट हाउस में गए और उस शख्स की बीवी की आबरूरेजी की और बाद में सबूत मिटाने के लिए उसके शोहर को भी मार डाला। लोगों में हिम्मत न थी कि कातिलों का नाम लेते, लेकिन नातिक ने हिम्मत दिखाई और पूरी स्टोरी छाप डाली। इस स्टोरी के बाद सारी बातें खुलकर सामने आ गईं। पुलिस ने छापा मारकर अयूब लाला, सईद बाटला और उनके दीगर साथियों को गिरफ्तार कर लिया। चंद माह जेल में गुजारने के बाद ये लोग जमानत पर बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही ये लोग अपने अड्डे कैरम क्लब, जो कि बीआईटी कंपाउंड में था, उसकी जानिब चले गए। अब ये लोग नातिक को कत्ल करने के मंसूबे बना रहे थे, लेकिन कोई तरीका उन्हें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी वो लोग सिर्फ जमानत पर ही बाहर आए थे। ऐसी वैसी कोई भी हरकत उन्हें किसी भी बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। इसके बावजूद ये लोग नातिक को धमकियां देने लगे। उन्होंने उसके छोटे से अखबार के दफ्तर में भी तोड़ फोड़ की कोशिश की। नातिक ने पुलिस स्टेशन में वाक़े के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कैरम क्लब जराइम का अड्डा बनता जा रहा है। इस पर पुलिस ने कैरम क्लब पर धावा बोल दिया और यूं क्लब को बंद कर दिया। क्लब का बंद होना नातिक की बहुत बड़ी फतह थी, जबकि पठान ग्रुप के लिए ये नाकाबिले तलाफी नुकसान था। 17 अगस्त 1977 की रात तकरीबन 3:30 बजे किसी ने जोर जोर से नातिक के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देने वाले के हाथ रुकते ही न थे और वो मुसलसल दस्तक दिए जा रहा था। नींद के आलम में जब नातिक ने दरवाजा खोला तो देखा कि सईद दरवाजे पर खड़ा है। सईद ने कहा, तुम्हें भाई ने बुलाया है। भाई से सईद की मुराद अमीरजादा था। नातिक ने कहा, क्या बकवास है, तुमने वक्त देखा है, मैं अभी नहीं आ सकता, उससे कह दो कि मैं कल आऊंगा। इस मौके पर उनके दरमियान कुछ इस तरह का मुकालमा हुआ। सईद, नहीं, वो तुमसे अभी मिलना चाहते हैं। नातिक ने कहा, तुम पागल हो, मेरी बीवी घर पर है, मैं उसे इस तरह छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। सईद ने कहा, भाई बहुत गुस्से में है, अगर तुम अभी उससे मिल लो तो मसला आसानी से टल सकता है, लेकिन अगर तुमने चलने से इनकार किया तो भाई का गुस्सा तुम्हें बहुत महंगा भी पड़ सकता है। सईद ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो वो लोग उसे घसीट कर भी भाई के पास ले जा सकते हैं। नातिक को अंदाजा हुआ कि उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। उसने सोचा कि उसे भाई के पास जाकर बात कर लेनी चाहिए। नातिक की बीवी सिर्फ 22 साल की थी और उसके लिए ये शहर अजनबी था। वो इस सारे मामलात से घबरा गई और तरह तरह के ख्यालात उसके दिल में आने लगे। वो चाहती थी कि अपने शौहर को इतनी रात को घर से न जाने दे, लेकिन नातिक ने उसे समझाया कि कुछ नहीं होगा और सईद और अयूब के साथ चल दिया। उन्होंने सड़क पार की और एक कार में बैठ गए जो कि बीआईटी कंपाउंड के बाहर खड़ी थी। नातिक जैसे ही कार में बैठा, उन्होंने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया।
नातिक ने गाड़ी से उतरने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी थी। उन लोगों ने इतनी अचानक हमला कर दिया था कि नातिक को संभलने का मौका नहीं मिला था और दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नातिक की मज़ाहमत के बावजूद गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ दौड़ती रही और ग्रांट रोड पर वाक़े कादिर बिल्डिंग के करीब आकर रुकी। इस इमारत में अमीरजादा का दफ्तर था। नातिक को इस दफ्तर में मजीद जिल्लत और तशद्दुद का सामना था। दुबले पतले नातिक को चारों अतराफ से घूंसों और लातों का सामना था। सईद, जो कि नातिक के आर्टिकल्स की वजह से जेल तक होकर आया था और बड़ी मुसीबतों से घिरा हुआ था, गुस्से में भरा बैठा था। उसने टोका लिया और नातिक पर कारी ज़रबे लगाई। नातिक का खून बहने लगा और वो अपने होशो हवास खोने लगा। उन लोगों ने एक मर्तबा फिर नातिक को गाड़ी में डाला और माहिम क्रीक की जानिब ले गए। माहिम क्रीक के करीब उन्होंने नीम मुर्दा हालत में नातिक को फेंक दिया। माहिम क्रीक पर कचरे के ढेर में पड़े जब नातिक को होश आया तो सूरज पूरी तरह आसमान पर चढ़ चुका था। उसे अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि वो कितनी देर इस हालत में रहा है। अलबत्ता उसे इस बात का अंदाजा था कि उसके जिस्म से बहुत सा खून बह चुका है और अगर कुछ न किया गया तो वो जल्द ही मर जाएगा। उसने अपना जिस्म हिलाने की कोशिश की तो उसे अंदाजा हुआ कि उसके जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं है, लेकिन नातिक को अंदाजा था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे भरपूर कोशिश करना होगी। वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए कोहनियों और पीठ के बल रेंगते हुए खुद को सड़क तक ले आया। खुशकिस्मती से सड़क पर उसे 2 आदमियों और ट्रैफिक पुलिस वाले ने देख लिया। उन्होंने जल्द ही उसे एक टैक्सी में डाला और जे हॉस्पिटल ले आए, जहां उसके घर वालों को भी इत्तला दे दी गई। इंतहाई कमजोरी की हालत में नातिक ने डोंगरी पुलिस स्टेशन में अपना बयान कलमबंद करवाया और अपने दोस्त दाऊद को भी सारी दास्तान सुना दी। दाऊद इस सारे मामले का जिम्मेदार खुद को समझने लगा कि उसे नातिक को पेश आने वाले खतरात को पहले ही से भांप लेना चाहिए था। डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद नातिक जख्म की ताब न लाते हुए 2 दिन बाद इंतकाल कर गया। दाऊद और उसके लड़के बहुत गुस्से में थे और सईद और अय्यूब की जानिब से नातिक के जिस्म पर लगाए गए जख्मों के दर्द को अपने जिस्मों पर महसूस कर रहे थे। नातिक, अय्यूब लाला और उसके साथियों के गुरोह के आगे एक दीवार था जो कि उन्होंने गिरा डाली। दाऊद ने कभी दर्द को इतने करीब से महसूस न किया था। आज पहली मर्तबा उसने किसी करीबी साथी यानी अपने भाई नुमा दोस्त को खोया था। वो ये दर्द सह नहीं पा रहा था। उसने कातिलों से बदला लेने के लिए कसम खाई और कहा कि नातिक भाई, मैं कसम खाता हूँ, जिस तरह इन्होंने तुम्हें मारा है मैं भी इन्हें इसी तरह मारूंगा। साथ ही खड़े इंस्पेक्टर लखा ने दाऊद के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी पूरी हिमायत का यकीन दिलाया। नातिक के कत्ल से पहले दाऊद ने किसी की जान नहीं ली थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।